हेलो दोस्तों, Study07 फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के महापाषाण काल की। इससे पहले दोस्तों अपन ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल को। जिसने नहीं पढ़ा हो आई बेल पे क्लिक करके ये वीडियो डीपली देख सकता है। बहुत ही डीपली से प्रागैतिहासिक काल को पढ़ाया गया है। आई बेल पे क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को कोपेन संग्रहालय की वस्तु के आधार पर हम लोगों ने 3 भागों में से बांटकर पढ़ा था। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण काल को हमने डीपली पढ़ा है, जिसमें इसे हमने 3 भागों में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के भागों में बांटकर इसको डीपली पढ़ा है। आई बेल पे क्लिक करके आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दक्षिणी भारत के महापाषाण काल की, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा ताम्रपाषाण काल का। दोस्तों, बहुत सारे लेखक और इतिहासकार दक्षिणी भारत के महापाषाण काल को सभ्यता युग में लेकर पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों अपन यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के बाद में ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। तो चलिए आज बात करते हैं दक्षिण भारत के महापाषाण काल की। दोस्तों, इसे महापाषाण काल क्यों कहते हैं? जो यहाँ कब्रें मिली हैं, उन कब्रों को पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से ढक दिया जाता था, इसलिए इसे महापाषाण काल कहते हैं। जो यहाँ कब्रें मिली हैं, उन कब्रों को बड़े बड़े पत्थर से उन्हें ढक दिया जाता था, इसलिए इसे महापाषाण काल कहते हैं। और ये जो कब्रें थी, ये सारी कब्रें हमें गांव के बाहर देखने को मिलती है। इन कब्रों के साथ अस्थि पंजर तो मिले ही हैं, उसके साथ मर्द भांड, लोहे की वस्तुएं, आभूषण भी इन कब्रों के साथ खोजने पर मिले हैं। इससे पता चलता है कि यह पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। जो कब्रें मिली है उनके साथ लोहे के आभूषण, अस्थि पंजर तो मिले ही हैं, मर्द भांड, ये सारी चीजें मिले। इससे पता चलता है कि ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। चलिए आगे बात करें तो दक्षिण भारत में यह जगह कहाँ कहाँ मिली है। तो दक्षिणी भारत के संगन कल्लू, जहाँ पर खोजबीन से राख के ढेर और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और संगन कल्लू कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में और जगह मिली है मास्की, ब्रह्मगिरी और निक्की हल। यहाँ महापाषाण काल के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। आगे बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में नवपाषाण कालीन साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। महापाषाण कालीन साक्ष्य तो हमें यहाँ पे मिले हैं, लेकिन इसके साथ नवपाषाण कालीन साक्ष्य भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर दक्षिणी भारत के महापाषाण काल की खोज की बात करें तो सर्वप्रथम खोज जे विबियन ने 1823 में की थी, कन्नूर केरल में। यहाँ पर उन्होंने कब्रों की खुदाई की थी, और इस खुदाई के साथ ही महापाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत होती है। इसके साथ ही इसके समय की बात करें तो समय पर अलग अलग विद्वानों के मतभेद हैं। M.H. कृष्णा, R.H. पंचमुखी, G.S. धुरी और पंचायन मिश्र इसे प्रागैतिहासिक काल के साथ जोड़ते हैं। वहीं M.H. व्हीलर ने ब्रह्मगिरी की खोज की, तो उन्हें वहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं उनसे पता चला है कि यह महापाषाण काल का काल 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक माना गया है। अगर अपन महापाषाण काल के लक्षण की बात करें तो यहाँ पर खेती करते थे, और खेती भी रागी और धान अपन बोलते हैं चावल, इसकी खेती पर्याप्त मात्रा में होती थी। पशुपालन, जिसमें घोड़ा, भेड़, बकरी और मुर्गी पालने का साक्ष्य भी हमें यहाँ पर मिला है। मर्द भांड
की बात करें, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, बड़े गिरी का कार्य होता था। काले और लाल कलर के में मर्दवान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आभूषण की बात करें तो कंगन, बाजूबंद, ये सारे आभूषण बनाए जाते थे और ये सारे आभूषण मनके के बनते थे, मिट्टी के बनाए जाते थे। मछली पकड़ने का साक्ष भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम महापाषाण काल के औजार की बात करें तो यहाँ पर पत्थर और धातुओं दोनों के औजार यहाँ पर मिलते हैं। बाण, बरछ और भाला फेंकने का यहाँ पर मिला है। बरछ मछली पकड़ने के काम में आता था। इसके क्षेत्र की बात करें तो पंजाब, सिंधु गंगा घाटी, राजस्थान, गुजरात, नागपुर और नीलगिरी के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके मुख्य केंद्र की बात करें तो दक्कन और गोदावरी का भाग में इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। महापाषाणों के वर्गीकरण की बात करें तो महापाषाण मतलब कब्रें, जो वहाँ पे कब्रें मिली हैं, अगर उनका वर्गीकरण करें तो जो कब्रें हैं वो चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में रखी जाती थी या टोपी चट्टानें बनाकर उनमें रखी जाती थी। दीर्घा समस्तंभ बनाए जाते थे। सीधे खड़े पत्थरों वाले ताबूत बनाए जाते थे। स्फूत के आकार के वर्त बनाए जाते थे या कब्रों के टीले बनाए जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि सारी कब्रें गांव के बाहर ही बनाई जाती थी। चलिए फटाफट एक एक बार इन सबको अपन देख लेते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है। यहाँ पर महापाषाण काल में कब्रें रखने का कार्य किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की समाधियां चट्टानों को काटकर एक गुफा की तरह बनाई गई है। यह केरल के कोचीन, मालाबार आदि क्षेत्रों में मिलती है। दक्कन व पश्चिम भारत में भी एलिफेंटा, अजंता, एलोरा की गुफाएं इत्यादि इसी के उदाहरण हैं। केरल में भी इन चट्टानों को काटकर एक कुआं बनाया गया है, वो भी महापाषाण काल का एक उदाहरण है। आगे बात करें अपन तो ये जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे टोपी चट्टाने का, यह चट्टाने को काटकर बनाई गई गुफाओं की तरह ही थी। ये गुंबद की आकृति के शिलालेख होते थे। यह हमें तमिलनाडु और कच्छ बटूर में देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो इस पिक्चर में दीर्घा समस्तंभ में दिखाई दे रहे हैं। यह हमें केरल के कोमलपातना, कर्नाटक के गुलबर्ग, रायचूर, नालगोंडा और महबूबनगर इत्यादि जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें सीधे खड़े वाले ताबूत की, तो यह हमें दक्षिणी भारत और उत्तर भारत दोनों जगह देखने को मिलते हैं। आगे जो पिक्चर दिख रहा है यह स्फूत के आकार के व्रत, यह भारत में सबसे ज़्यादा सामान्य तौर पर पाए गए हैं। ये महापाषाण काल के स्मारक के आजकल इन जगह को मंदिर बना दिए गए हैं और यहाँ पर बहुत सारे दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। यह हमें मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, नीलगिरी, कर्नाटक, महाराष्ट्र के आसपास मिलते हैं। आगे बात करें तो कब्रों के टीले। दोस्तों, यह हमें कर्नाटक के कुछ स्मारक उपलब्ध है। इसके कब्रों के टीले के कुछ स्मारक सिर्फ कर्नाटक में मिले हैं और कहीं पे इसके स्मारक हमें देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी सी थी। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।